हेलो स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स और कल हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य, जिसमें नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। देखो, हम जो जितना भी भोजन करते हैं उस भोजन में लगभग 70 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जो हम भोजन करते हैं उसमें लगभग 70 से 80% तक क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे पाचन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और इस ग्लूकोज को रक्त में मिलाकर, यानी कि इस ग्लूकोज को ब्लड में मिलाकर कहाँ पहुँचाया जाता है, शरीर की विभिन्न कोशिका तक पहुँचाया जाता है। इस ग्लूकोज को रक्त में मिलाया जाएगा, रक्त में मिलाकर शरीर की विभिन्न कोशिका में पहुँचाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 बनती है, H2 बनता है और ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो हो रहा है, ये ऑक्सीकरण 4 चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 पर ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 पर ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। नंबर 3 पर क्रेब्स चक्र और नंबर 4 पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से एक जो ग्लूकोज का अणु है उसका जब ऑक्सीकरण होता है और CO2, H2O और ATP बनती है, तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन जो है, यानी कि ग्लूकोज से CO2, H2O और ATP ऊर्जा का बनना, ये 4 चरणों में होती है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, नंबर 3 पर क्रेब्स चक्कर, नंबर 4 पर ETS। और ये चारों के चारों साइकिल अभी आप बॉटनी में पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आप इस कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इसका जो कार्य है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, चारों के चारों साइकिल आप वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद में अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये साइकिल्स कहाँ से पढ़ने हैं, बॉटनी से। उसके बाद में सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट होता है प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की कार्य और प्रोटीन का उपापचय। ठीक है, और ये अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रोटीन संरचना, कार्य और उपापचय। देखिए, प्रोटीन जो है ना, वो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है जल के बाद। प्रोटीन जल के बाद शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है, जल के बाद प्रोटीन हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है। और जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन कोशिका का महत्वपूर्ण घटक होती है। कोशिका जो है उसका महत्वपूर्ण घटक होती है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, कोशिका जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन, वसा, इनसे बनी होती है। इसके अलावा कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसमें भी प्रोटीन होती है। तो कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होती है कौन, प्रोटीन। अपने को पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। इसका मतलब कि प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा एमिनो अम्ल होते हैं।
प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड होते हैं। देखिए जो एक एमिनो एसिड होता है उसकी हम बात करते हैं। एक एमिनो एसिड में एक कार्बन होता है, उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, ये RGH, ये एक है एमिनो एसिड। ये पूरा क्या है, एक एमिनो एसिड। जब दो एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन, ये NH2, ये वही COOH, R और H, ये हो गए दो एमिनो एसिड। जब दो एमिनो अम्लों के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी कि यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप का तो OH और एमिनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि यहाँ से H2 बाहर निकलता है और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा CONH, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बंध। तो प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक। ये एक एमिनो अम्ल हो गया, ये भी क्या हो गया, एक एमिनो अम्ल हो गया। दो एमिनो अम्ल आपस में एक पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और इसी के साथ जब तीसरा एमिनो अम्ल आके जुड़ेगा तो डाइपेप्टाइड, चौथा एमिनो अम्ल आकर जुड़ेगा तो ट्राइपेप्टाइड, और इस प्रकार बहुत ज़्यादा एमिनो अम्ल आकर जब जुड़ जाते हैं तो उसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। और वास्तव में जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, वास्तव में जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वही क्या होते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड युक्त संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। प्रोटीन की कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कार्य। देखिए प्रोटीन जो है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होती है, क्योंकि मैंने बोला था कि कोशिका का प्रमुख घटक, तो कोशिका के अंदर कौन होता है, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का क्या होती है, प्रमुख घटक होती है कौन, प्रोटीन। उसके बाद नंबर 2, प्रोटीन जो होती है वो कोई भी जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक, कोशिका, उनकी क्या करती है, मरम्मत करती है। क्षतिग्रस्त ऊतक और कोशिका की क्या करती है, मरम्मत करती है। नंबर 3, प्रोटीन जो होती है वो शरीर को संक्रमण से बचाती है, शरीर को संक्रमण से बचाती है। इसका मतलब शरीर में आने वाला जो कोई भी रोग होता है उस रोग से हमारी सुरक्षा करती है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो रक्त है, रक्त में एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन। और वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, बाहर से आने वाले जितने भी रोग कारक हैं, रोगजनक हैं या रोग हैं या एंटीजन है, उन सभी को क्या करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट नंबर 4, प्रोटीन जो है वो शरीर में रक्त का स्कंदन भी करती है। रक्त का स्कंदन, ध्यान करो, जब रक्त में बता रहे थे उसमें बताया था कि रक्त में एक प्रोटीन होती हैं, कौन सी, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी क्या करते हैं, रक्त का स्कंदन करते हैं। नंबर 5, प्रोटीन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। ये भी हमें पता है कि जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और हमारे शरीर के ऊपर ये हार्मोन्स और एंजाइम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नंबर 6, शरीर जो है, शरीर में उपस्थित कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जो विशेष पदार्थों का परिवहन करती हैं।
जो विशेष पदार्थों का परिवहन करती है, जैसे कि ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन। और ग्लोबिन प्रोटीन की संरचना हमने पढ़ी थी कि ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। और ग्लोबिन प्रोटीन किससे जुड़ा होता है? हीम से जुड़ा होता है, आयरन से जुड़ा होता है। हीम से संयुक्त रहता है आयरन से। और ये हीम या आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। तो विशेष प्रकार की पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्या करता है? परिवहन। नेक्स्ट नंबर 7, शरीर में आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है आवश्यकता पड़ने पर, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये हो गई प्रोटीन जो है उसके प्रोटीन के कार्य। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना की। प्रोटीन की संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सभी को पता है जो प्रोटीन जो होती है वो किसकी बनी होती है? एमिनो अम्ल की। जो मैंने अभी आपको बताया था, किसकी बनी होती है? एमिनो अम्लों की। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं, इसकी यदि आपसे पूछी जाए परिभाषा कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए कि वे अणु जिनमें एक या फिर एक से अधिक एमिनो समूह, जैसे एक या फिर एक से अधिक क्या हो? एमिनो समूह, या फिर एक या एक से अधिक क्या हो? कार्बोक्सिलिक समूह हो, वो क्या कहलाते हैं? एमिनो समूह कहलाते हैं। तो एक एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर तो ये हो गई, ठीक है। और दो एमिनो अम्लों के बीच में, एक एमिनो अम्ल ये, एक एमिनो अम्ल ये, दोनों एमिनो अम्लों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और यह बंध प्रथम एमिनो अम्ल ये है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और द्वितीय एमिनो अम्लों के एमिनो समूह दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और एमिनो समूह से एक हाइड्रोजन निकलता है, इसके OH और H मिलकर जल बनता है। ये यहाँ से बाहर निकलता है और CONH के बीच एक बॉन्ड बनता है, जिसे क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध, ठीक है। और इसी तरीके से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? वास्तव में प्रोटीन होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना जो है उसके प्रारूप की बात करते हैं कि प्रोटीन की संरचना में क्या क्या प्रारूप होते हैं। देखिए, प्रोटीन की जो संरचना है उसमें 4 प्रारूप होते हैं। नंबर एक पर हम बात करते हैं प्राथमिक संरचना की। प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना। ये प्राथमिक जो संरचना होती है इसमें क्या होता है? एमिनो अम्ल जो होते हैं, इसमें एमिनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये एमिनो अम्ल, 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 ये सभी एमिनो अम्ल 1 2 3 4 5 आगे काफ़ी, ये सभी एमिनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं। 2 एमिनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड, 2 के बीच में एक पेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड संरचना ही क्या होती है? प्रोटीन। तो देखिए, जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों से जुड़कर एक लंबी रेखित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे बोला जाता है प्राथमिक संरचना। जिसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक संरचना। लेकिन एक साइंटिस्ट था सेंगर, उसने क्या बताया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। एक तो ये वाली होती है और एक ये वाली।
सेंगर ने बताया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन जो है, उसकी संरचना में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती, एक ये एक ये, यानी कि एक तो हो गई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, एक हो गई बी। दो पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं, श्रृंखला होती हैं, ठीक है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, आपस में डाइसल्फाइड, एक दो डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी द्वितीयक संरचना की। तो द्वितीयक संरचना में क्या होता है कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्लों के जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक सर्पिल संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहा जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना। और इसका एग्जाम्पल है ऊन व केराटिन, जो अपने बालों में पाई जाती है, जो प्रोटीन, ठीक है। नंबर 3 पर आती है तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की संरचना में एमिनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बंधों से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन ये पेप्टाइड बंधों से जुड़कर एक गोलाकार वर्तुल संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है तृतीयक संरचना। एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन या फिर मायोसिन, ये होते हैं मसल्स में, मांसपेशी में। ये इंसुलिन, ये क्रिएटिन बालों में, और ये मायोग्लोबिन मायोसिन ये होते हैं मसल्स में, पेशी में। नंबर 4 पर आता है चतुर्थक संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें भी एमिनो अम्ल होते हैं, पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़कर अंगूर के गुच्छे की समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन। उसके बाद अब हम बात करते हैं एमिनो अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन के बाद में हम बात करते हैं एमिनो अम्ल के प्रकार। एमिनो अम्लों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एमिनो अम्ल जो है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइंड। उसमें नंबर 1 पर आता है अपना आवश्यकता के आधार पर भी आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल। ये क्या होते हैं? देखिए कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण कोशिका में नहीं होता, मतलब कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण, जिनका संश्लेषण कोशिका में नहीं होता है और उन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण कहाँ नहीं होता है, कोशिका में नहीं होता है और उन्हें किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वो एमिनो अम्ल क्या कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। और आवश्यक एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल कौन सा है? फॉर्माइल मिथ्योनिन, प्रोलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन आदि। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। ऐसे एमिनो अम्ल
जिनका संश्लेषण कोशिका में हो जाता है और उन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उन्हें बोला जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल है एलेनिन, उन्हें बोला जाता है अनावश्यक। एग्जाम्पल है एलेनिन, टायरोसिन, सीरीन और ग्लाइसिन आदि। ठीक है।